नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। स्टेटमेंट सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मुंशी प्रेमचंद ने सौजे वतन वस पुस्तक लिखी थी। बी स्टेटमेंट भी सही है। उपन्यास जलवा इशार में विवेकानंद के कृत्य पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गडा, ये भी स्टेटमेंट सही है। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के दरबार में समय पर बंगाल के विभाजन के रद्द करने की घोषणा की थी। 1911 की बात है। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट जो 5-6 गदर आंदोलन 1913 न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या क्यों गलत है देखते हैं इस क्वेश्चन में। गदर आंदोलन आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 1913 को एक्टोरिया ओरेगन में स्थापित किया था। गदर आंदोलन है 15 जुलाई 1913 को इसमें एस्टोरिया ओरेगन में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित हिंदुस्तान गदर अखबार था। 1912 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। मुंशी प्रेमचंद सौजे वतन लिखा 1907 में प्रकाशित लघु कहानियों का संग्रह है। उपन्यास जलवा ईश्वर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये इसने और अपने नायकों को स्वामी विवेकानंद पर आधारित किया था। किंग जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा की पूरी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी से शामिल कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया। कौन है महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया? एनी बेसेंट है, वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गए। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को वकीलों यानी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य जे.बी. कृपलानी की एक टीम के साथ पहुंचे चंपारण पहुंचने वाले 10 अप्रैल 1917 में कौन कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे साथ में, गांधी जी के साथ ब्रज थे। ब्रज हुई किस पे? राजेंद्र प्रसाद। ब्रज हुई प्रसाद की ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य जे.बी. कृपलानी। मजहर अल हक ने चंपारण सत्याग्रह में शामिल रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी का अतिथि सत्कार पटना में उनके घर सिकंदर मंजिल पर चंपारण सत्याग्रह के लिए भी आया था। नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील की खेती करने के वाले किस तरह में जाने के लिए चंपारण जाने के लिए राजी किया। एनी बेसेंट सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ नहीं गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 1927 ईस्वी में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर में किसे नियुक्त किया गया था? चलचित्र मूवी से स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन आ रहे तो टी रंगाचार्य, दीवान वी बहादुर टी रंगाचार्य को 1927 से भारतीय सिनेमा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्कालीन मद्रास के वकील थे। सेंसरशिप पर्याप्तता और सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को तहकीक अनैतिक प्रभाव की जांच के लिए समिति नियुक्त की गई। कई मायनों में समिति की रिपोर्ट दुनिया में कहीं भी अपनी तरह की पहली थी। भारत में शुरुआती सिनेमा के स्तर में आने वाली भौतिक स्थिति को सबसे व्यापक अध्ययन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला जो सम्मेलन हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन बाहर आया था जून 1946 को। संविधान सभा हेतु चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, भारतीय स्वशासन के लिए वेवल योजना पर सहमत होने के लिए। तो वेवल योजना कब आई थी? 1945। शिमला सम्मेलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें सांप्रदायिक के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हुआ, इसके कारण ये योजना सम्मेलन दोनों विफल हो गए थे। योजना वेवल योजना थी और शिमला सम्मेलन था 1945। बम्बई में नेवल रेटिंग्स का विद्रोह फरवरी 1946 में। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय नौसेना रेटिंग्स सैनिकों, पुलिस कर्मियों, नागरिकों एक असफल विद्रोह था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। एकता को बनाए रखने, स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता के लिए हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया था।
तो ये ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन कब आया 1940 में, और बम्बे नेवल रेटिंग्स विद्रोह 1940 में हुआ था फरवरी, ये मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, और शिमला सम्मेलन जून 1945 में था। फिर है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए विधानसभा के जो चुनाव है जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। तीनों हैं 1946 की घटना है। चुनाव कब हुए 1946 अगस्त में, और जो मार्च कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। वेवल कब आया था, फरवरी 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1943 में, फरवरी 1943 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। 1943 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के कारण भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। किसने, MS एनी ने, और AR जेकर के द्वारा, और HP मोदी के द्वारा ये इस्तीफा दे दिया गया था भारतीय सदस्य से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार की नीति के विरोध के रूप में कई भारतीयों ने अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया। जैसे सिंध के प्रीमियर अल्लाह बख्श को, सिंध के जो प्रीमियर अल्लाह बख्श को राज्यपाल ने हाल ही में सम्मान त्यागने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। किसको, सिंध के प्रीमियर अल्लाह बख्श को बर्खास्त कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद में 17 फरवरी 1943 को वायसराय की कार्यकारी परिषद HP मोदी, NR सरकार और MS अन्य ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से एक मौलिक मुद्दे अर्थात गांधी जी के उपवास पर इस्तीफा दे दिया था। फिर है स्टेट्समैन के संपादक सर आर्थर मूर, जिन्होंने लॉर्ड लिनलिथिगो की नीति की आलोचना करते हुए कई लेख लिखे। कुछ हद तक LS तत्कालीन विदेश मंत्री अमेरिका के दबाव से इस्तीफा देना पड़ा। EP मून पंजाब के IS अधिकारी को बिना पेंशन के घर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के भाई को लिखे गए एक निजी पत्र में प्रतिष्ठित भारतीय महिला को निम्न श्रेणी में रखने पर आलोचनात्मक टिप्पणी की, जिसे आंतरिक सेंसरशिप में रोक दिया गया था। फिर है हमारा एक 81 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी INA इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कौन सा कथन है सही है। तो इसमें जो है INA के आधारभूत के रूप में संगठित करने के लिए रास बिहारी बोस को दिया जाता है। INA के जो आधारभूत संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, रास बिहारी बोस को जाता है। स्टेटमेंट सही है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने INA को पुनर्गठित किया था। स्टेटमेंट सही है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। डी स्टेटमेंट सही है। पांचवी स्टेटमेंट है कि भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाया था। पांचवी स्टेटमेंट हमारी सही है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। INA की स्थापना औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से कब स्थापना 1942 में हुई थी, किसके नेतृत्व में, कैप्टन मोहन सिंह को सेना का नेतृत्व करना, जबकि रास बिहारी बोस अध्यक्ष के रूप में। सेना का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, INA का कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे, रास बिहारी बोस। कब, 1942 में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने खुद को राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में आजाद हिंद स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। अंतिम सरकार या आजाद हिंद की घोषणा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस। 1942 में INA की स्थापना की गई थी, और INA में सैनिकों को भारतीय सेना अधिनियम 1911 की धारा 41 या बर्मा सेना अधिनियम की धारा 41 के विपरीत एक नागरिक अपराध करने की गिरफ्तार किया गया। भारत की ब्रिटिश सरकार के बंदी बनाए गए INA सैनिकों को 1911 की धारा 41, बर्मा सेना की धारा 41 विपरीत एक नागरिक अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के विपरीत राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के रूप में भी इसमें INA सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। INA सैनिकों को जो है 1911 अधिनियम की धारा 41, बर्मा सेना अधिनियम धारा 41 और भारतीय दंड संहिता 121 की धारा के तहत है वो इनको गिरफ्तार किया गया था। लाल किले पर शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह को INA के अधिकार पर संयुक्त सार्वजनिक मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, इंग्लिश इंडिया कंपनी का रॉयल चार्टर प्रदान कब किया गया था? रॉयल चार्टर प्रदान कब किया था? 1600 में। क्या 1600 में तो है। अकबर की मृत्यु है गोवा पर पुर्तगाली का 1510 में हुआ था। तो सबसे पहले जो अभी तक आएगा वो हमारा सी आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बाद में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले, सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट सी है सबसे पहले आएगी। सी के बाद जो हमारी स्टेटमेंट आएगी कि रॉयल चार्टर एक्ट 1600 में, तो सी ए जहाँ भी है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा कि गोवा पर पुर्तगाली को कब्जा, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद है मुगल शाह जो अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? 1510। 1600 में रॉयल चार्टर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु 1605 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। 1871 में किसी ने कहा था कि मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत में चले जाने और उसके समय के हॉल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। कि किसकी स्टेटमेंट है कि मेरे विचार से इंग्लैंड में बाहर से चले जाने और उसके शवों को हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा? दादा भाई नौरोजी ने 1871 में कहा था। दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने आशा व्यक्त की भारतीय सेवा में ब्रिटिश बहुमत को 2/3 और 3/4 तक काम किया जा सकता है। जब उच्च कार्यकारी शक्ति के कुछ स्थान में केवल हाथों में रहना चाहिए। उन्होंने स्वयं सरकार की और किसी भी कदम और भारतीय के सभी प्रशासनिक पदों के अंतिम हस्तांतरण को खारिज कर दिया। कहा कि मेरा विश्वास है कि इंग्लैंड के लिए इससे बड़ी आपदा भारत में नहीं आ सकती, क्योंकि वो चले जाए तो इसे अपने पास छोड़ दे। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो कानून बनाने की जो शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो 1833 अधिनियम था। ध्यान करना 1813 का जो एकाधिकार समाप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पार करने के लिए 1813 में हुआ था। परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि जो राज्य क्षेत्र है तो कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो 1833 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 अधिनियम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? अखिल भारतीय संविधान हेतु प्रावधान किया था, स्टेटमेंट सही है। सुरक्षा उपाय के साथ जिम्मेदारी सरकार के लिए प्रावधान किया गया था, बी स्टेटमेंट सही है। सांप्रदायिक और अन्य समूह को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया, संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान किया गया था, प्रांतीय स्वायत्त हेतु प्रावधान किया था। पांचों स्टेटमेंट हमारी इस क्वेश्चन में सही है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। इसमें लगभग जो स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से क्या क्रोनोलॉजी है, कालक्रम अनुसार आया है। पुस्तक से भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, एजुकेशन पॉलिसी से भी आया है, पुर्तगाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना है। फिर क्वेश्चन जो हमारा बना था यहाँ से जो बना है कि पुस्तक है और कौन इतिहासकार क्या कह रहा है, कौन लेखक है, कौन जो क्रांतिकारी है, कौन से आंदोलन चले थे, कौन से आंदोलन में कौन सी बात हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं हमारे। स्टेटमेंट भी क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार भी क्वेश्चन है और वन लाइनर फैक्ट भी क्वेश्चन हमारे बने हैं। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप PY के क्वेश्चन को ध्यान में रखे हुए आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।